हेलो फ्रेंड्स, माय साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट और आज हम देखेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो दोस्तों उसमें से हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है, यानी कि हमारी जो इसमें यूनिट फर्स्ट है उसको देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, उसमें हम देखेंगे किरचॉफ के नियम, परिपथ प्रमेय, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे इसमें से, और फोर टर्मिनल नेटवर्क। फोर टर्मिनल नेटवर्क यानी कि जो पार्ट सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारी यूनिट है फर्स्ट, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किरचॉफ के नियम से रिलेटेड, परिपथ प्रमेय से रिलेटेड और फोर टर्मिनल नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। हमारा इसमें पहला टॉपिक कि बेसिक जाल क्या होता है। जाल यानी कि नेटवर्क। दोस्तों परिपथ में अवयवों का संयोजन करना वो क्या कहलाता है? जाल कहलाता है। यानी कि परिपथ में, अब दोस्तों अवयव कौन से होंगे जिनका मैं संयोजन करके जाल बनाऊंगा? तो परिपथ में दोस्तों, परिपथ में अवयवों का संयोजन ये क्या कहलाता है? जाल कहलाता है। ठीक है। अब अवयव कौन कौन से काम में लूँगा दोस्तों? मैं अवयव के रूप में काम में ले सकता हूँ प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व, बैटरी। तो दोस्तों इनकी हेल्प से मैं क्या बना सकता हूँ? एक नेटवर्क बना सकता हूँ। अब दोस्तों जो नेटवर्क होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो दोस्तों होता है एक्टिव नेटवर्क यानी कि सक्रिय जाल। दोस्तों सक्रिय जाल क्या होता है? दोस्तों सक्रिय जाल वो होगा जो जाल क्या हो? चालू हो, यानी कि जिसमें परिपथ क्या हो? चालू अवस्था में हो। और दोस्तों चालू अवस्था से क्या मतलब है कि उसमें बैटरी क्या हो? जुड़ी हुई हो, यानी कि बैटरी लगी हो। दोस्तों इसके विपरीत दूसरा मेरा जाल होता है पैसिव नेटवर्क यानी निष्क्रिय जाल। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? सेकंड मेरा टाइप है पैसिव नेटवर्क यानी कि निष्क्रिय जाल। दोस्तों एक नंबर में छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जाती हैं इस यूनिट में, कुछ उसी से रिलेटेड हम डेफिनेशंस देख रहे हैं। निष्क्रिय जाल यानी कि वह जाल जिसमें परिपथ क्या हो? बंद हो, या फिर मैं बोलूं कि इसमें बैटरी नहीं लगी हो, बैटरी नहीं हो। तो दोस्तों ये थे जाल के टाइप। जाल की डेफिनेशन देखी हमने, जाल के दो टाइप्स देखे, निष्क्रिय और निष्क्रिय जाल। इसके अलावा दोस्तों कि कोई भी हम जाल बनाते हैं तो इसमें जैसे ही अवयवों का संयोजन करते हैं दोस्तों, एक इसमें हमारे पास विद्युत स्रोत होता है। यानी कि विद्युत स्रोत क्या होता है ये भी छोटी डेफिनेशन बन सकती है दोस्तों। विद्युत स्रोत क्या होता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में हम जो विद्युत ऊर्जा
जिस स्रोत से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है, विद्युत स्रोत कहलाता है। अब दोस्तों विद्युत स्रोत भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, कि जो विद्युत स्रोत है हमारा वो हो सकता है, दोस्तों विद्युत स्रोत हमारा हो सकता है वोल्टता का स्रोत, दोस्तों विद्युत स्रोत हो सकता है हमारा धारा का स्रोत। यानी कि जो हमारा विद्युत स्रोत है वो दो टाइप्स का हो सकता है। दोस्तों ये हो सकता है वोल्टता का स्रोत और ये हो सकता है धारा स्रोत। तो दोस्तों फर्स्ट में बात कर लेता हूं वोल्टता स्रोत के बारे में। तो दोस्तों वोल्टता स्रोत में क्या होगा, दोस्तों दोनों की डेफिनेशन में आप फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा कि वह स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो वो वोल्टता स्रोत कहलाता है। इसके अलावा धारा स्रोत क्या कहलाता है कि वह स्रोत जिसमें आंतरिक परिपथ समांतर क्रम में जुड़ा हो। यानी कि ये आप ध्यान रख सकते हैं कि वोल्टता स्रोत क्या होगा, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो, आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। और जो धारा स्रोत होगा उसमें जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कैसा होगा, ये समांतर क्रम में होगा। तो दोस्तों आप इजीली ध्यान रख सकते हैं कि जो धारा स्रोत है उसमें जो आंतरिक प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है और वोल्टता स्रोत में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अब दोस्तों इसको एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले मैं वोल्टता स्रोत देखूंगा, फिर इसके बाद में धारा स्रोत को देखूंगा। यानी कि मेरा वोल्टता स्रोत क्या होगा, दोस्तों ये कोई मेरे पास बैटरी है प्लस माइनस, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है RI, और दोस्तों ये मेरे पास यहाँ होगा लोड प्रतिरोध RL। यानी कि यहाँ ये है RI, यानी कि ये है मेरे पास बैटरी जिसका विद्युतवाहक बल है E प्लस माइनस, ये डायरेक्शन इधर से धारा बह रही है, इसमें I धारा बह रही है, ये इधर। दोस्तों इसका आंतरिक प्रतिरोध मैंने मान लिया RI और इसका जो लोड प्रतिरोध है वो मैंने मान लिया RL। अब दोस्तों यदि इसमें मैं E का मान निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ, E इक्वल टू, दोस्तों जैसे विद्युत वाहक बल E क्या होगा इसमें, जैसे V इक्वल टू क्या होता है I R। अब दोस्तों मैं यहाँ I के लिए संबंध बनाऊं इसमें, यानी कि I निकालना चाहूं तो I क्या होगा, विद्युत वाहक बल कितना है इसका E, और इसका जो तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध कितना होगा, इन दोनों का योग। दोस्तों ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, यानी कि RI प्लस RL। दोस्तों I बराबर हो जाएगा E अपॉन में RI प्लस RL। अब यदि दोस्तों मैं जो मेरा लोड प्रतिरोध है RL, इसके सिरों पर विभवांतर निकालना चाहूं तो दोस्तों विभवांतर क्या होगा, दोस्तों ये तो मेरे पास आया I, इसको मैं लिख लेता हूं यहां कि I आया है मेरा, कि I इक्वल टू E अपॉन में RI प्लस RL। अब दोस्तों जो ये मेरा लोड प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर निकालना चाहूं तो क्या आएगा, यानी कि RL के
सिरों पर विभवांतर, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा, विभवांतर क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, यानी कि V इक्वल टू आई और इसका प्रतिरोध आर एल। तो दोस्तों I का मान क्या है मेरे पास यहाँ से, V इक्वल टू ई अपॉन में आर आई प्लस आर एल इंटू आर एल। दोस्तों ये आया V का मान, यानी कि विभवांतर लोड प्रतिरोध आर एल के सिरों पर। अब दोस्तों ये जो वोल्टा स्रोत है इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो दोस्तों किस हिसाब से कि यदि ये जो लोड प्रतिरोध है दोस्तों, यहाँ जो विभवांतर का मान है जितना यहाँ है उतना ही हमें यहाँ प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों ये वोल्टा स्रोत होगा आदर्श वोल्टा स्रोत। और यदि यहाँ है उतना यहाँ प्राप्त नहीं होता है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ हानि हो जाती है, तो दोस्तों वो होगा वास्तविक वोल्टा स्रोत। तो यहाँ मैं वोल्टा स्रोत को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। दोस्तों इसकी डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं, यानी कि फर्स्ट आदर्श वोल्टता स्रोत, और दोस्तों सेकंड टाइप का हो जाएगा वास्तविक वोल्टा स्रोत, वास्तविक वोल्टता स्रोत। यानी कि दोस्तों यदि आदर्श वोल्टा स्रोत क्या होगा, यदि कि जो आंतरिक प्रतिरोध है, यानी कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है आर आई, उसको मैं कर दूं 0 के बराबर, यानी परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, 0 हो, तो इस कंडीशन में V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू ई और आर आई हो जाएगा 0, तो आर एल इंटू आर एल, यानी कि V इक्वल टू हो गया मेरा ई के। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो वोल्टा स्रोत कैसा होगा, आदर्श वोल्टा स्रोत होगा। और दोस्तों वास्तविक जो वोल्टा स्रोत है उसमें क्या होगा कि जो परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो वास्तविक वोल्टा स्रोत होता है उसमें आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं होता है। और दोस्तों रियल में किसी भी जो वोल्टा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध है वो 0 नहीं हो सकता। ये हमने एक कंडीशन मानी है कि अगर आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, क्योंकि जो परिपथ में हमने संयोजन किया है उसमें वायर्स का या फिर जो भी अवयव जोड़े हैं उनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो ये V इक्वल टू ई नहीं हो सकता। अब दोस्तों दूसरा टाइप हम देखते हैं, जो विद्युत स्रोत का दूसरा टाइप था धारा स्रोत। सेकंड है हमारा धारा स्रोत। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि धारा स्रोत में क्या होगा कि वोल्टा स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिबाधा या आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, यानी कि इसमें जो आंतरिक प्रतिबाधा है या आंतरिक प्रतिरोध है वो किस में हो, समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम में क्या हो, संयोजित हो। तो दोस्तों यदि मैं मान लूं कि ये मेरे पास एक धारा स्रोत है I मान लूं, और ये मेरा आंतरिक प्रतिरोध है, इसके समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और यहाँ है मेरा एक लोड प्रतिरोध RL, ये है RI और ये I इक्विवेलेंट,
और इसमें जो धारा बह रही है वो मैं मान लूँ I। तो दोस्तों यहाँ से यदि मैं I का मान निकालूंगा तो I का मान क्या आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा I इक्विवेलेंट इंटू आर एल अपॉन में आर आई प्लस आर एल। अब दोस्तों जो धारा स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, आदर्श और वास्तविक स्रोत। यानी कि दोस्तों जो धारा स्रोत हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, वास्तविक धारा स्रोत और वास्तविक धारा स्रोत और आदर्श धारा स्रोत। तो दोस्तों यदि आर आई इक्वल टू हो इन्फिनेटिव, यानी कि आर आई इक्वल टू हो इन्फिनेटिव, यानी कि ये जो आई इक्वल टू है मेरा, इसमें मैं क्या करूं कि आई इक्वल टू, यदि आर एल का मैं इसमें दोनों अंश और हर में डिवाइडेशन कर दूं तो क्या आएगा, आई इक्विवेलेंट, और आर एल का डिवाइडेशन कर रहा हूं तो ये 1 प्लस आर आई अपॉन में आर एल। दोस्तों आर एल का मान करूंगा मैं इन्फिनेटिव तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन में इन्फिनेटिव इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि आई इक्वल टू आई इक्विवेलेंट। यानी कि जितनी धारा मैं यहाँ दे रहा हूँ उतनी ही धारा मेरे को यहाँ प्राप्त हो रही है, यानी कि धारा का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके कारण लॉस नहीं हो रहा है। तो ये कैसा स्रोत होगा, ये होगा दोस्तों आदर्श धारा स्रोत, यानी कि आर आई इक्वल टू इन्फिनेटिव। और यदि दोस्तों आर आई इक्वल टू इन्फिनेटिव ना हो, यानी कि आर आई इक्वल टू नॉट इन्फिनेटिव, तो दोस्तों ये कैसा स्रोत होगा, ये वास्तविक धारा स्रोत होगा। और दोस्तों जो हमारे घरों में जो विद्युत स्रोत यूज किए जाते हैं, तो दोस्तों कैसे धारा स्रोत होते हैं, वो वास्तविक धारा स्रोत होते हैं। यानी कि परिपथ में जो विभिन्न अवयवों के संयोजन के कारण कुछ ना कुछ जो धारा या वोल्टता की क्या होती है, हानि ज़रूर होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन, परिपथ से रिलेटेड कुछ शॉर्ट डेफिनेशन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट है शाखा, यानी कि ब्रांच। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। कि दोस्तों ये कोई परिपथ है और इसमें ये मेरे पास विभिन्न प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये ई वोल्टता का स्रोत है, ये है R1, ये है R2, R3, R4। तो दोस्तों और जोड़ लेते हैं, मान लो R5। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं शाखा की, ब्रांच क्या होती है। दोस्तों विद्युत परिपथ में वह भाग जहां धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। यानी कि विद्युत परिपथ में वह भाग जिसमें धारा का मान समान रहता है, धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है, वो क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। दोस्तों ये शाखा है, दोस्तों ये मेरी शाखा है, ये शाखा है, ये शाखा है, ये शाखा है। तो दोस्तों आप इनमें देख सकते हैं कि इनमें धारा का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा इसमें हमारा आता है पाश या लूप।
दोस्तों पाश या लूप क्या होता है कि परिपथ का जो बंद जाल है उसे हम पाश कहते हैं। यानी कि दोस्तों ये हमारा परिपथ है और ये परिपथ का ये बंद जाल बन गया, क्लोज लूप। दोस्तों इसे हम बोलते हैं पाश या लूप। यानी कि परिपथ का बंद जाल वो क्या कहलाता है दोस्तों? पाश या लूप कहलाता है। दोस्तों ये एक पाश है, ये एक बंद जाल है, तो परिपथ का बंद जाल क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। ये बन गया, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये लूप या पाश हो जाएगा। थर्ड है दोस्तों संधि बिंदु। नोड पॉइंट। दोस्तों संधि बिंदु क्या होता है कि संधि बिंदु वह भाग जहां पर विभिन्न शाखाएं, यानी कि बहुत सी या फिर एक से अधिक, या हम कह सकते हैं जहां शाखाएं मिलती हैं, वो भाग क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है मेरा संधि बिंदु। यानी कि देखो यहाँ ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा मिल रही है, तो दोस्तों ये क्या है? ये है मेरा संधि बिंदु। संधि बिंदु ऐसे दोस्तों ये मेरा क्या है? ये मेरा संधि बिंदु है। तो जहां भी ये शाखाएं मिल रही हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है? संधि बिंदु कहलाता है। यानी कि मैं यहाँ और जोड़ दूँ, ये और जोड़ दूँ, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये संधि बिंदु हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। दोस्तों किरचॉफ ने दो नियम दिए, आपको पता है, धारा का नियम, वोल्टता का नियम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किरचॉफ ने ये नियम दिए क्यों। तो दोस्तों किरचॉफ ने, यानी कि किरचॉफ के नियम की उपयोगिता क्या है, किरचॉफ ने ये नियम क्यों दिए, कि दोस्तों किरचॉफ के नियमों की सहायता से हम क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों किरचॉफ के नियम की सहायता से हम परिपथ में किसी भाग में, परिपथ के किसी भाग में प्रवाहित धारा निकालनी हो, ये किसी जटिल परिपथ है उसमें प्रतिरोध का मान निकालना हो, या फिर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना करनी हो, तो उसके लिए हम किरचॉफ के नियम का यूज कर सकते हैं। यानी कि चाहे वो फर्स्ट नियम हो, धारा का नियम हो, या फिर वोल्टता का नियम हो। यानी कि आप ध्यान रख सकते हैं कि किरचॉफ के नियमों के द्वारा हम परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी जटिल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, या फिर दो बिंदुओं के बीच हम विभवांतर की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक धारा का नियम, एक वोल्टता का नियम। तो दोस्तों फर्स्ट हम देख लेते हैं धारा का नियम, यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम। दोस्तों इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं KCL, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम, या फिर दोस्तों इसे हम बोल देते हैं संधि का नियम स्लैश संधि का नियम। और दोस्तों जो फर्स्ट नियम है इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि कोई परिपथ है और उसमें जो संधि बिंदु है वहाँ पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। इसका क्या मतलब निकलेगा कि मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ।
और दोस्तों ये मेरे पास कोई संधि बिंदु है, तो दोस्तों संधि बिंदु पर मेरे पास दोस्तों इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। मैं मानना चाहूँ तो मान लूँ, वैसे मेरे को धारा से मतलब है यहाँ, तो धारा के लिए देख लेता हूँ कि ये कोई प्रतिरोध है R1, मान लो उसमें धारा बह रही है I1, और इसमें धारा बह रही है I2, इसमें बह रही है I3 और इसमें I4। दोस्तों इसमें डायरेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि इनकी डायरेक्शन किधर है, संधि बिंदु पे आ रही हैं या फिर संधि बिंदु से जा रही हैं, उसी हिसाब से हम इनका साइन लेते हैं। तो दोस्तों ये I1 है, ये इस संधि बिंदु पे आ रही है। ऐसे दोस्तों ये I3 है, ये भी इस संधि बिंदु पर आ रही है। और दोस्तों संधि बिंदु से मेरे पास ये दो धाराएं ये संधि बिंदु से जा रही हैं, यानी I2 और ये I4। तो दोस्तों किरचॉफ का नियम ये कहता है किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, यानी इनका ओवरऑल सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोस्तों सिंबल हम कैसा यूज़ करेंगे दोस्तों, तो इनको मैं लिख सकता हूँ कि I1 दोस्तों संधि बिंदु पर आने वाली धारा, यानी कि जो संधि बिंदु पर आने वाली है, आने वाली धारा वो कैसी लूँगा मैं, वो लूँगा मैं पॉजिटिव। और संधि बिंदु से जाने वाली धारा, यानी कि संधि बिंदु से जाने वाली धारा लूँगा मैं नेगेटिव। तो बस ऐसा ही करके मैं इसका सम कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से संधि बिंदु पर धारा आ रही है I1, यानी कि I1 प्लस संधि बिंदु पे मेरी धारा आ रही है I3, तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस I2 धारा संधि बिंदु से जा रही है, यानी कि माइनस का I2 प्लस I4 धारा संधि बिंदु से जा रही है, तो इसका चिन्ह नेगेटिव, यानी कि माइनस का I4 इक्वल टू स्टेटमेंट क्या कहता है, धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ इसको I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 इक्वल टू शून्य। या फिर दोस्तों इसको मैं बोल सकता हूँ समीशन I, धाराओं के बीजगणितीय योग को समीशन I इक्वल टू क्या होगा, इसके बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ से I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 इक्वल टू क्या है, शून्य है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या देखते हैं, I1 प्लस I3 कौन सी धारा है, I1 प्लस I3 आने वाली धारा है, यानी कि ये आने वाली धारा, आने वाली धारा इक्वल टू I2 I4 दोस्तों ये है जाने वाली धारा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी कि ये भी हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि किसी परिपथ में संधि बिंदु पर जितनी धारा आती है उतनी ही वहाँ से जाती है, इसमें कोई धारा का लॉस नहीं होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है, इसका मतलब आवेश के संरक्षण का पालन होता है। तो दोस्तों इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि यदि मैं ये मान लूं कि जो इस पे आवेश है I बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T। तो T समय पर इस पे जो आवेश हो I1 बराबर हो Q1 T, और ऐसे ही I2 के लिए निकालूँ तो I2 के लिए आवेश हो Q2 और समय हो T। ऐसे ही I3 के लिए निकालूँ तो उसको Q3 अपॉन में T और I4 इक्वल टू Q4 अपॉन में T। तो दोस्तों यहाँ से मैं इनका सम करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, Q1 प्लस Q3 इक्वल टू
Q2 प्लस Q4, T जाके कैंसल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास क्या आ जाता है, आवेश संरक्षण आ जाता है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू है Q2 प्लस Q4 के, यानी कि इस नियम में आवेश संरक्षण रहता है। इसके अलावा आप दोस्तों अब ध्यान रख सकते हैं कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है यानी कि संधि बिंदु नियम है, ये खुले व बंद परिपथ दोनों के लिए क्या है, मान्य है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, तो किरचॉफ का सेकंड नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर मैं बोलूं वोल्टता का नियम या फिर बंद लूप का नियम। दोस्तों अभी हमने देखा जो किरचॉफ का प्रथम नियम था वो खुले व बंद परिपथ दोनों के लिए क्या था, वैलिड था। लेकिन जो किरचॉफ का सेकंड रूल है ये दोस्तों केवल बंद परिपथ के लिए वैध है, यानी कि ओपन परिपथ के लिए, ओपन सर्किट के लिए वैध नहीं है। दोस्तों किरचॉफ का सेकंड नियम या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर वोल्टता का नियम या फिर लूप का नियम, तो लूप का या वोल्टता का नियम दोस्तों ये क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी किसी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि दोस्तों समीशन v इक्वल टू दोस्तों v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो समीशन v इक्वल टू आई आर इक्वल टू शून्य। यानी कि वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। या फिर दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि किसी सेल के सिरों पर किसी सेल के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, यानी कि जो सेल के सिरों पर विद्युत वाहक बल है, किसी सेल के सिरों पर विद्युत वाहक बल है, उसका योग प्रतिरोध, यानी कि उस परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हो, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के बराबर होता है। यानी कि सेल के सिरों पर जो विद्युतवाहक बल होता है उस परिपथ में जो प्रतिरोध होगा उसके सिरों पर विभवांतर होगा उसके इक्वल होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ समीशन आई आर इक्वल टू समीशन ई। और दोस्तों ओवरऑल ये कह सकते हैं कि वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी परिपथ में जो विद्युतवाहक बल है वो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होता है। अब दोस्तों इसमें दो नियमों का पालन होता है, एक तो ओम के नियम का और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो दोस्तों एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि इसमें वोल्टेज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो दोस्तों जो साइन है इसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लीजिए ये प्लस माइनस। और दोस्तों इसमें मैं 4 प्रतिरोध ले रहा हूं, ये R1 है, ऐसे ही दोस्तों इसको मैं R1 नाम दे लेता हूं, इसको R2 दे लेता हूं, इसको R3 और इसको R4।
दोस्तों ये मेरा विद्युत वाहक बल का स्रोत है। अब दोस्तों यदि मैं मान लूँ कि ये मेरा लूप 1 है और ये लूप 2 है। दोस्तों इसमें धारा बह रही है दोस्तों प्लस से माइनस की ओर, यानी कि इधर से इधर। तो दोस्तों ये हो जाएगा मेरा I2। और दोस्तों इसमें मैं लगा लेता हूँ किरचॉफ का सेकंड नियम, वोल्टा का नियम। तो दोस्तों इसमें कुछ बातें आप ध्यान रख सकते हैं कि जो मैं विभवांतर का मापन करूँगा, यदि जो विभवांतर का मापन है दोस्तों, ये प्लस से ये प्रतिरोध जुड़ा है तो ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ऐसे ही ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब दोस्तों यदि जिस दिशा में धारा बह रही है, यानी कि धारा प्लस से माइनस की ओर बह रही है, तो इसी दिशा में अगर मैं विभवांतर मापता हूँ, यानी कि प्लस से माइनस की ओर यदि मैं विभवांतर माप रहा हूँ, तो मेरा विभवांतर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा ऋणात्मक। और दोस्तों यदि मैं विभवांतर माप रहा हूँ माइनस से, धारा बह रही है मेरी माइनस से प्लस की ओर, तो दोस्तों इस कंडीशन में विभवांतर होगा धनात्मक। तो इन दोनों का यूज करके हम निकालते हैं यहाँ 2 पाश बन रहे हैं, एक पाश ये है, एक पाश ये है। तो इन दोनों पाशों में वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट में ले लेता हूं, हम जानते हैं कि किरचॉफ का वोल्टाओं का बीजगणितीय योग 0 हो, या फिर किसी सेल या फिर जो इसका विद्युत वाहक बल है वो प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। यानी कि ये E और इन सब के प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं कर सकता हूँ कि यहाँ मेरी धारा बह रही है I1, इसमें धारा बह रही है मेरी I1 और इंटू R1, ये इसके सिरों पर विभवांतर आ गया। और दोस्तों मैं चल रहा हूँ धारा प्लस से माइनस की ओर, तो दोस्तों इस कंडीशन में विभवांतर कैसा आएगा, माइनस का प्लस। अब दोस्तों मैं निकालूंगा इसके लिए R2 के लिए। दोस्तों R2 में धारा बह रही है I1 तो इस तरफ से, और I2 बह रही है इस तरफ से, यानी कि I1 इस डायरेक्शन में और I2 इस डायरेक्शन में। अब दोस्तों इस लूप के लिए, यानी कि जो मेरा लूप फर्स्ट है, ये लूप सेकंड है, तो इसके लिए जो I1 का मान क्या होगा, मैं I1 इधर से ले रहा हूँ, इसके बाद ये I2 इधर जाएगी, यानी कि I1 का मान क्या है, ग्रेटर देन है, I1 इज ग्रेटर देन I2। तो दोस्तों इसमें जो प्रतिरोध R2 है, इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, I1 माइनस का I2। ये तो हो गया इसमें प्रवाहित धारा, इसका प्रतिरोध है R2। और दोस्तों सिंबल कैसा आएगा, प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूं तो सिंबल आएगा माइनस का, यानी कि ये मेरा आ जाएगा माइनस। तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू माइनस I1 R1 माइनस I1 R1 प्लस I2 R2। तो दोस्तों ऐसे मैं इसको, सॉरी ये क्या है, R2 है मेरा, I1 R2। तो दोस्तों ऐसे मैं लूप फर्स्ट के लिए जो किरचॉफ का सेकंड रूल लगाया, अब ऐसे ही मैं लगाऊंगा लूप सेकंड के लिए। तो ये तो था लूप फर्स्ट के लिए, और लूप सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इसमें मेरे पास ये 2 प्रतिरोध दिख रहे हैं, दोनों प्रतिरोध किसमें, श्रेणी क्रम में। तो दोस्तों E बराबर हो जाएगा यहाँ मेरा वही, धारा की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूँ, तो दोस्तों इसमें धारा बह रही है I2, इसमें भी I2। तो
विभवांतर यानी I2 इंटू R3 और प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूँ, ये सिंबल माइनस का, प्लस R4 में धारा बह रही है I2 यानी कि I2 इंटू R4 प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूं यानी कि धारा की दिशा में ही जा रहा हूं, तो विभवांतर माइनस का, यानी कि यह मैं लगा सकता हूं माइनस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्लस, अब ये I2 धारा आ रही है, इसमें I2 इधर से जा रही है, I1 इधर आ रही है। दोस्तों इस कंडीशन में होगा I2 इज ग्रेटर देन I1, यानी कि दोस्तों इसमें धारा हो जाएगी I2 माइनस I1 और प्रतिरोध है इसका R2। और दोस्तों मैं जा रहा हूं इधर इसमें माइनस से प्लस की ओर, तो जब माइनस से प्लस की ओर जाऊंगा यानी कि धारा बह रही है माइनस से प्लस की ओर, तो दोस्तों सिंबल कैसा आएगा मेरा, पॉजिटिव, तो ये मैंने पॉजिटिव लगा लिया। तो यानी कि E बराबर हो जाएगा मेरा माइनस I2 R3 माइनस I2 R4 प्लस I2 माइनस I1 R2। तो दोस्तों ये आ जाता है किरचॉफ के सेकंड नियम से लूप सेकंड के लिए। तो दोस्तों ये थे किरचॉफ के दोनों नियम। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।